अर्जुन और सागर दोनों शहर के एक पीजी में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक ही गांव से भी थे। वो कभी कभी पीजी से अपने गांव जाते थे, जिसके लिए वो हमेशा बाइक का इस्तेमाल ही करते थे। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी और दोनों घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका गांव 60 किलोमीटर की दूर पर था। शाम हो चुकी थी। दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे। निकलते ही उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया और वो पंचर लगवाने के लिए चल गए। पहले से ही शाम हो चुकी थी और पंचर सही कराते कराते उन्हें 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। रात हो गई थी और उन्हें उसी रात अपने गांव जाने के लिए निकलना पड़ा। दोनों जा रहे थे। सागर बाइक चला रहा था। आसपास कहीं खेत थे तो कहीं पेड़ थे। तभी एक जगह सागर ने बाइक रोक दी, जहां साइड से एक छोटी सड़क जा रही थी। यार, ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम जल्दी पहुंचेंगे। तू रहने दे शॉर्टकट, रात का वक्त है, हम रिस्क नहीं ले सकते यार। जो रास्ता सेफ है और हमें पता है उसी रास्ते से तू चल। रात को कोई दिक्कत ना हो जाए कहीं। अरे मैं गया हूँ इस रास्ते से पहले भी, बिल्कुल सेफ है, चिंता मत कर। तू गया है ना पक्का? हाँ हाँ। तभी सागर उस रास्ते पर बाइक ले गया। 15 मिनट बाद अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और उनके दाईं तरफ एक शमशान घाट था। सागर बार बार बाइक को किक लगाता रहा पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अर्जुन काफी डर रहा था। अब क्या हो गया अचानक बाइक को? यार ये बाइक कहाँ आकर रुकी है? यहाँ तो शमशान घाट है। किक लगा रहा हूँ यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुझे पता था जब ये शमशान घाट है तो तू इस रास्ते से क्यों आया था? यार मैंने झूठ बोला था, मैं इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया। तभी अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया और सागर के कंधों को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। यार जल्दी चल, जल्दी चल। अरे कैसे चलूं? बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही है। तुझे क्या हो गया अचानक से? मुझे शमशान घाट में कुछ दिख रहा है यार। कैसे पागलों वाली बातें करता है तू? मैं मजाक नहीं कर रहा, तू चलना यार, वहाँ पर सच में कोई है। सागर शमशान घाट की तरफ देखता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद सागर जानबूझकर उसे डरा रहा है। हे, तू मुझे क्यों बुद्धू बना रहा है? मुझे पता है वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन को सच में वहाँ एक परछाई दिख रही थी। अंधेरा होने के कारण केवल एक काली आकृति ही दिखाई दे रही थी, पर सागर उसकी बात का विश्वास नहीं करता। ऐसा कर, तू बाइक को थोड़ा धक्का दे, शायद धक्का देने से स्टार्ट हो जाए। अर्जुन जल्दी से बाइक से उतर जाता है और बाइक को धक्का देता है। थोड़ी आगे जाने पर बाइक स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक अर्जुन वहां गिर जाता है और पीछे खिसकता जाता है, जैसे कोई उसे पैर से पकड़कर पीछे ले जा रहा था। अर्जुन चीखें मारता हुआ पीछे जाता है। सागर बाइक को रोकता है और अर्जुन के पीछे पीछे भाग कर जाता है। सागर उसको पकड़ने के लिए भागता रहता है और अर्जुन वापस शमशान घाट के सामने आकर रुक जाता है। सागर भी ये देखकर डर जाता है। अब सागर और अर्जुन दोनों फिर से शमशान घाट के सामने खड़े थे। वह देखते हैं कि शमशान घाट में अंधेरे में उन्हें कई काली आकृतियां दिखाई दे रही है। दोनों डर से एक दूसरे को देखते हैं। उनके पसीने छूट रहे थे। वह भागकर बाइक की तरफ जाते हैं। तभी उनके पीछे एक भयानक सा आदमी आकर अर्जुन पर कूद जाता है और अर्जुन वहीं गिर जाता है। अर्जुन चिल्लाता है और वो आदमी उसके सीने पर नाखून मारने लगता है। सागर उस आदमी को पैर मार मार कर दूर कर देता है। ना जाने वो आदमी था या भूत, लेकिन वो दिखने में काफी डरावना था। अर्जुन और सागर बाइक तक पहुंचते हैं और सागर बहुत तेज बाइक चलाता है और शीशे में देखता है कि वो आदमी बहुत तेजी से उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है। वो आदमी चिल्ला रहा था, रुक जाओ वरना मारे जाओगे, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। सागर पूरी स्पीड से बाइक चलाता है और आखिर वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं। दोनों की हालत डर के मारे बहुत खराब थी। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। आधे घंटे में ही दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। सागर अर्जुन को उसके घर छोड़ देता है। अर्जुन के घर से 5 मिनट की दूरी पर ही सागर का भी घर था। 2 दिन बाद सागर को अर्जुन की मम्मी का फोन आता है और सागर फोन उठाता है। अर्जुन की माँ काफी परेशान थी और रो रही थी। क्या हुआ आंटी जी, आप परेशान लग रही हैं? बेटा अर्जुन को क्या हुआ है? जब से आया है अपने कमरे में ही बैठा है। आंटी कुछ नहीं हुआ,
शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो ऐसे बैठा होगा। नहीं, ये उसकी तबीयत की बात नहीं है। वो बस अकेले कुछ अजीब सा बोलता रहता है, ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तुम आकर उससे बात तो करो। सागर घबरा गया और वो अर्जुन से मिलने उसके घर जाता है। अर्जुन अपने गर्दन झुकाकर बैठा था और आगे पीछे हिल रहा था और लगातार कुछ बोल रहा था, लेकिन कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अर्जुन, क्या हुआ तुझे? आंटी बोल रहे हैं तू कुछ खा पी नहीं रहा। अर्जुन कोई जवाब नहीं देता तो सागर उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर से उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। अर्जुन अचानक से अपनी गर्दन ऊपर करता है और बहुत गुस्से से उसे देखता है। उसकी आंखें पूरी काली थी। हाथ मत लगा मुझे। सागर उसे देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि सागर समझ चुका था कि यह अर्जुन नहीं था। उसकी आवाज भी ऐसी थी मानो 2-3 लोग एक साथ बात कर रहे हो। फिर अर्जुन खड़ा होकर एक कुर्सी को उठाकर दीवार की तरफ फेंक कर तोड़ देता है और एक कुर्सी को लेकर उस पर बैठ जाता है और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लेता है। फिर वहां उसकी माँ आती है। अर्जुन बेटा, खाना तो खा ले। तुमने कुछ भी नहीं खाया है जब से तुम आए हो। वो अपनी माँ को नहीं देखता और अपनी माँ की तरफ पीठ करके दीवार की तरफ ही मुंह करके बैठा रहता है और अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? बुढ़िया, क्या अर्जुन अर्जुन लगा रखी है? मैं अर्जुन नहीं हूँ। ये तेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं इसे मेरी जगह ले जाऊंगा, शमशान घाट में, जहाँ मैं रहता हूँ। अर्जुन की माँ ये सुनकर बहुत डर जाती है और वो रोने लग जाती है। निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे अकेला छोड़ दो। सागर और अर्जुन की मम्मी कमरे से बाहर चले जाते हैं और आखिरकार सागर अब अर्जुन की मम्मी को पिछली रात की सारी बात बता ही देता है। अर्जुन की मम्मी ये बात सुनकर बहुत डर जाती है क्योंकि वो इन सब चीजों में विश्वास रखती थी। वो समझ गई थी कि शमशान घाट से ही किसी आत्मा ने अर्जुन के शरीर में कब्जा कर लिया है और अब वो वही आत्मा अर्जुन के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को अपने काबू में किए हुए है। तभी उन दोनों को अर्जुन के कमरे से आवाज आती है जैसे कोई दीवार पर कोई चीज मार रहा हो। वो दोनों अर्जुन के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन बार बार अपना सिर दीवार पर पटक रहा है। अर्जुन की माँ और सागर उसे पकड़कर रोकते हैं, लेकिन उसमें काफी ताकत थी। वो उन दोनों को धकेल रहा था जिससे सागर पीछे जाकर गिरता है, पर वो फिर से वापस खड़ा होकर अर्जुन को रोकने लगता है। अर्जुन की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और वो अजीब से मंत्र बोल रहा था और लगातार जोर जोर से अपना सिर दीवार में मार रहा था। उसके सिर से खून भी बहने लगा और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सागर और अर्जुन की माँ ये देखकर बहुत परेशान हो गए। डरे हुए तो वो पहले से ही थे। उन्होंने अर्जुन को बेड पर लिटाया। अर्जुन की माँ समझ गई कि ये डॉक्टर की बस की तो ये बात ही नहीं थी। सागर को भी बहुत पछतावा हो रहा था कि अगर वो शॉर्टकट से नहीं आया होता और अगर उसने अर्जुन की बात मान ली होती तो शायद अर्जुन के साथ ये सब ना हो रहा होता। तभी अर्जुन की माँ ने अपने पति को फोन किया जो कि शहर में रहते थे और उन्हें सारी बात बताई। आप जल्दी से घर आ जाइए, हमारा बेटा बहुत खतरे में है। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी आ रहा हूँ। 1 घंटे में ही अर्जुन के पापा घर पहुंच जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही अर्जुन को एक मंदिर में ले जाया जाता है। वह जैसे ही मंदिर की दहलीज पर पैर रखता है उसकी आंखें खुल जाती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उछलने लगता है क्योंकि वो मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता था। अर्जुन के पापा और सागर मिलकर उसे संभालते हैं और जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाते हैं। वह मंदिर काफी पुराना था और मंदिर के पुजारी जी काफी माना हुआ व्यक्ति थे। तभी मंदिर के पुजारी जी उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़के पर किसी आत्मा का साया है और वो उनको एक रस्सी देते हैं। अर्जुन के पापा और सागर उस रस्सी से अर्जुन के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे जमीन पर बिठा देते हैं। अर्जुन बुरी तरह से चिल्ला रहा था, हिल रहा था, लेकिन अब वो बंधा हुआ था और खड़ा होकर चल नहीं सकता था। पुजारी जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो अर्जुन पूरे जोर से चिल्लाता है, छोड़ दे पुजारी, वरना तो भी मारा जाएगा, छोड़ दे। आपके बेटे में एक ऐसे आदमी की आत्मा है जो जीवित रहते मंत्र विद्या करता था और इस आदमी की आत्मा ने शमशान घाट से आपके बेटे का पीछा किया है और इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब ये आपके बेटे को अपने साथ ले जाने आया है। ये सुनकर अर्जुन की माँ फूट फूट कर रोने लगी।
और उन्होंने पुजारी जी से अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। पुजारी जी ने अपने हाथ में पानी लिया और उस पर कुछ मंत्र बोले और अर्जुन पर छिड़क दिया। इससे अर्जुन कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और पुजारी जी ने अर्जुन की मम्मी पापा को कुछ दूर आने के लिए कहा। वो उन्हें कुछ बताने वाले थे। आपके बेटे को बचाने का एक ही उपाय है, तुम आज उसके पहने हुए कपड़े को बिना धोए उसे शमशान घाट में ले जाओ और वहां जाकर आग लगा दो। चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं लौटोगे मैं इस आत्मा को रोक कर रखूंगा। हालांकि तुमको ये कार्य आज रात को ही पूरा करना होगा। अर्जुन के पापा और सागर बेहोशी की हालत में ही अर्जुन के पैंट और शर्ट उतार लेते हैं और उस पर एक चादर ढक देते हैं। इसके बाद अर्जुन की मम्मी और पापा उसके कपड़े लेकर शमशान घाट पहुंच जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी। और अर्जुन के मम्मी पापा को भी वहां पर कई तरह की भयानक चीजें और भयानक आवाजें सुनाई देती है और उन्हें वहां शमशान में कई साए भी दिखाई देते हैं। लेकिन पुजारी जी ने उनके गले में एक माला डाल दी थी जिससे कोई बुरी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, ना ही छू सकती थी। उनके आसपास काले साए उड़ रहे थे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। वहां जाकर वो उस कपड़े को आग लगा देते हैं। कई लोगों के भूत आत्माएं आकर उनके कान में चिल्ला रही थी। कोई रो रही थी, कोई तो जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन उनके गले में पहनी माला से उनकी रक्षा हो रही थी। वहां दूसरी ओर अर्जुन को होश आ गया था और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन पुजारी जी ने उसको कंट्रोल में किया हुआ था। जैसे ही कपड़ों को आग लगती है वैसे ही अर्जुन चीखें मारता है और उसकी रस्सियां भी अपने आप ही जोर से टूट जाती है और अर्जुन के शरीर से एक काली परछाई निकलकर उड़ती हुई दिखाई देती है और वो साया अचानक से गायब हो जाता है। तभी फिर से अर्जुन बेहोश होकर गिर जाता है और अब अर्जुन के शरीर से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई थी और वापस शमशान घाट में पहुंच गई थी। इन सब के कुछ देर बाद अर्जुन के मम्मी पापा भी वापस आ जाते हैं और पुजारी जी से बात करके उन्हें पता चलता है कि अब अर्जुन के शरीर से वो साया निकल चुका है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त ध्रुव के साथ घटी। तब वो लगभग 26 साल का था। ध्रुव ने मुझे ये कहानी सुनाई और मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लगभग 4 साल पहले की बात है। ध्रुव की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी लिली चाहती थी कि वो दोनों हनीमून पर गोवा जाए, लेकिन ध्रुव की मां ने हमेशा ही गोवा जाने के लिए मना किया था। बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाओ घूमने, गोवा में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मम्मी, लिली गोवा जाना चाहती है, इसमें परेशानी क्या है? वहाँ तो हमारा अपना घर है, होटल भी नहीं लेना पड़ेगा। वहाँ नहीं जाना। जब से तेरे पापा की डेथ हुई है उस घर पर ताला है और अब उसे कभी नहीं खोलना, कभी भी नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप चाहती हैं हम गोवा ना जाए तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा। तभी लिली आंख मारकर ध्रुव को इशारा करती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। अरे मम्मी जी को कौन सा पता लग रहा है? उनको हम किसी और जगह का कह देंगे, पर हम जाएंगे तो गोवा ही। ऐसे झूठ बोलकर जाने का तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। हनीमून क्या बार बार मनाएंगे? प्लीज ना ध्रुव। लेकिन मम्मी के पास ही गोवा वाले घर की चाबी है, वो कैसे लेंगे? अरे तोड़ देंगे ताला, हमारा ही तो घर है, हम कुछ भी करें। तो आखिर ध्रुव मान ही जाता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि पूजा किस वजह से उनको गोवा जाने से मना कर रही थी। पर जल्द ही पता लगने वाला था। ध्रुव के पापा ने गोवा में बीच के पास एक घर लिया था जिसमें वो अक्सर जाते आते थे। लेकिन ध्रुव के पापा की डेथ के बाद, मतलब पिछले 5 साल से उस घर पर ताला लगा दिया गया था। 2 दिन बाद ही दोनों गोवा में उस घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था
ध्रुव ताला तोड़ने के लिए एक पत्थर लाता है। रुको ध्रुव, ताला मत तोड़ो। अरे क्यों, अंदर नहीं जाना है क्या? तभी लिली अपने बैग से एक चाबी निकालती है। अरे ये कैसे ले आई तुम? बस ले आई। लिली चुपके से पूजा की अलमारी से घर की चाबी लेकर आई थी। ध्रुव ताला खोलता है। उस जगह की हालत बहुत खराब थी। वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था। सारा सामान, कुर्सियां, मेज, गमले सब गिरे हुए थे। सब सामान पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। इसलिए उसने मदद के लिए गरीब लड़के मोनू को पैसे देकर सारी सफाई करवा दी। मोनू, हम 15 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो तू रोज सुबह आकर यहाँ की सफाई कर जाना। ठीक है साहब। ये 1000 रुपए रख, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। और वो लड़का काम करके चला जाता है। लिली और ध्रुव गोवा आकर काफी खुश थे। फिर रात हो गई। दोनों सो रहे थे। रात के 2 बजे लिली को कांच टूटने की आवाज आती है और इसी के साथ एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वह मदद के लिए चीख रही थी। कोई बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो। लिली जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गई और अचानक उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसने देखा कि गैलरी में खिड़कियों पर लगे पर्दे उड़ रहे हैं। लगता है कोई खिड़की खुली रह गई है। वो औरत की आवाज कहाँ से आ रही थी? वह खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वो खिड़की बंद करने लग जाती है। तभी अचानक खिड़की पर उसे एक भयानक औरत दिखाई देती है, जिसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी और गल चुकी थी। वो औरत लिली का हाथ पकड़ लेती है। लिली जोर से चिल्लाती हुई पीछे गिर जाती है। ध्रुव, ध्रुव। लिली की चीखें ध्रुव को सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो काफी गहरी नींद में था। लिली उठकर कमरे में भाग जाती है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है। तभी उसे वहां पर भयानक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई देती है। खोलो दरवाजा ध्रुव, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो ध्रुव। वह परछाई उसके करीब आ जाती है। वह चिल्लाती रहती है कि तभी ध्रुव अचानक से दरवाजा खोल देता है। वो लिली को इस हालत में देखकर डर जाता है। क्या हुआ लिली, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और रात के 2 बजे तुम क्यों उठी हो? वो वहाँ कोई है, कोई औरत, वो बहुत डरावनी है। कोई नहीं है वहाँ, बस हम दोनों ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, वो डरावनी औरत खिड़की के पास है। खिड़की भी खुली हुई है। तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं, दिखाओ मुझे। ध्रुव उसे वहां ले जाता है और देखता है कि खिड़की बंद थी और ना तो वहां कोई औरत थी ना कुछ और। लिली वो सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। खैर, इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब ध्रुव और लिली कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। कुर्सियां, मेज, सारे गमले, सीनरी, सब सामान बिखरा हुआ था। दोनों हैरान थे कि आखिर ये सब किया किसने। कुछ ही देर में मोनू सफाई करने आता है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि कल ही तो सब सामान सेट करके रखा था और आज फिर सब बिखरा हुआ है। साहब, कल ही तो सब सेट किया था, आज सब बिखर गया। पता नहीं मोनू, लगता है कोई बिल्ली आई होगी यहाँ। कैसी बातें करते हो ध्रुव, बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। फिर मोनू अपने काम में लग जाता है। दिन भर ध्रुव और लिली कहीं जगह घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। शाम के वक्त लिली और ध्रुव दोनों घर के सामने बीच के किनारे बैठे होते हैं। दोनों पैर लंबे करके रेत पर ही बैठे थे। उनके पैरों पर बार बार लहरें आ जा रही थी। तभी एक लहर उनके पैरों से जाती है और लिली जोर से चीख मारती है। उसे अपनी टांगों पर 2 भयानक हाथ दिखाई देते हैं। वह जल्दी से उठकर भाग जाती है। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव, तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। पता नहीं लिली, तुम्हें यहाँ आकर क्या हो गया है? वो सच में वहाँ थे। तो चलो हम चेक करते हैं, वैसे भी रात होने वाली है, घर चलते हैं। ध्रुव और लिली घर पहुंच जाते हैं और ध्रुव सारा घर चेक करता है,
लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसी रात लिली अपने कमरे में थी और ध्रुव हॉल की लाइट बंद करके कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, उसे कुर्सियों और मेजों के खिसकने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? ध्रुव फिर से लाइट जला देता है और देखता है कि मेज कुर्सियां अपनी जगह पर नहीं थी। ये कैसे हुआ? कौन है यहाँ? फिर ध्रुव के सामने कुर्सियां और मेज फिर से हिलने लग जाती है। तभी ध्रुव को वहां आदमी और औरत खड़े दिखाई देते हैं। ध्रुव जोर से चिल्लाता है और कमरे की तरफ भागता है। लिली समझ जाती है कि अब उसे भी वही सब दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से, ये जगह खतरनाक है। मैंने कहा था ना तुमसे। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी किसी ने बहुत बुरी तरीके से घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दोनों बहुत डर गए क्योंकि अब उनका बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। बाहर ध्रुव की माँ पूजा थी। दरवाजा खोलो ध्रुव, मैं हूँ तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है, ये भूत है, दरवाजा मत खोलो। नहीं लिली, भूतों को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती, ये मम्मी ही है। ध्रुव दरवाजा खोल देता है। पूजा अंदर आ जाती है। उसने ध्रुव को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। हाँ मम्मी जी, अब हमें समझ में आया है आपने क्यों मना किया। हमसे गलती हो गई। मेरी अलमारी से चाबी गायब थी। मैं समझ गई कि तुम दोनों यहीं आए हो। माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तुम्हारे पिता के गलत काम का नतीजा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अभी बात करने का सही वक्त नहीं है। पहले तुम जल्दी से चलो अभी यहाँ से। तीनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हे भगवान, अब क्या करें? क्या माँ, क्या बात है? यहाँ क्या हुआ था, मुझे बताओ। तभी औरत और आदमी की मिली जुली भयानक आवाज आती है। बता पूजा, तेरे बेटे को सारी सच्चाई जल्दी बता। ध्रुव, तुम्हारे पिता ने 2 लोगों की हत्या की। ये उन दोनों की आत्माएं ही हैं। 10 साल पहले तुम हॉस्टल में रहते थे। मैं, तुम्हारे पापा, उनके दोस्त और उनकी पत्नी, हम सब यहाँ गोवा में घूमने आए थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पापा उस औरत को पसंद करते हैं। इसी घर में एक रात मैंने तुम्हारे पिता को उस औरत के साथ पकड़ लिया था, इसलिए मैं उसी रात ये घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे पिता चाहते थे कि वो अपने पति से तलाक ले ले ताकि वो दोनों साथ रह सके, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने परिवार के साथ खुश थी। अगली दोपहर ही तुम्हारे पिता ने अपने दोस्त की ड्रिंक में जहर मिला दिया और उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन वो औरत खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पापा पर वार करने लगी, तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। मैंने भी उसके बाद तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया था और वो यहाँ आकर रहने लग गए। लेकिन उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा को परेशान करने लगी। उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा के सपनों में आने लगी और उन्हें हर जगह दिखने लगी। और एक दिन यहाँ मुझे तुम्हारे पापा की लाश मिली। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरे थे। ये सब सुनकर ध्रुव और लिली सदमे में आ गए। तभी वो औरत और आदमी का भूत दिखाई देते हैं। ध्रुव और उसके परिवार चिल्ला रहे थे। उस औरत के भूत ने ध्रुव को बालों से पकड़ लिया और घसीटने लगी और फर्श पर पटक कर मारने लगी। ध्रुव अपने होश खो रहा था। नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज हमें जाने दो। हमारी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। तभी उस औरत भूत ने ध्रुव को छोड़ दिया और वो पूजा के पास आई और उसे जोर से थप्पड़ मारा। पूजा फर्श पर गिर गई और फिर उस औरत भूत ने ध्रुव की माँ को गर्दन से पकड़ लिया। ध्रुव की माँ अब हवा में थी और कुछ देर में वो मर गई। नहीं माँ, हे भगवान। लिली ने अपने पति ध्रुव की ओर इशारा किया। वो रो रही थी और भीख मांग रही थी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे आप अपने पति से प्यार करती थी, वैसे मैं भी अपने पति से प्यार करती हूँ। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। वे आत्माएं लिली को बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है। लिली की प्रार्थना ने काम किया। लिली जल्दी से ध्रुव को सहारा देकर उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। ध्रुव को अपने पिता के गलत कामों का बहुत पछतावा था और उन्होंने अब अपनी मां को भी खो दिया था। दोनों वहां से चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए।
निशी डाकनी, मौत का बुलावा। अमर, वेदिका और किशोर शहर से अमर के गांव घूमने आए थे। तीनों दोस्त शहर में रहते थे। एक दिन अमर अपने दोनों दोस्तों को अपने गांव घुमाने ले जाता है। उसके दोस्त गांव आकर काफी खुश थे। गांव तो तुमने घुमा दिया, अब गांव के वो पीछे वाला जंगल भी घुमा दो, जिसकी कहानियां तुम हमें शहर में सुनाया करते थे। ठीक है, शाम को चलेंगे, वहाँ तुम लोगों को जरूर घुमाऊंगा मैं। फिर शाम को अंधेरे में तीनों दोस्त उस जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तीनों दोस्त पैदल चलते हुए जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर अमर उन दोनों को कहीं दिखाई नहीं देता। अरे यार, अमर कहाँ गायब हो गया? अभी तो हमारे साथ ही था। तो मुझे लगता है वो वापस चला गया होगा और अब हमें भी वापस ही चलना चाहिए, क्योंकि तुझे याद है ना कि वो इस रास्ते के बारे में क्या कहानियां सुनाया करता था। किशोर के इतना कहने पर जैसे ही वेदिका पीछे देखती है तो ये देख हैरान रह जाती है कि किशोर तो वहाँ होता ही नहीं है। वेदिका किशोर को आवाज देते हुए आगे चलती जा रही होती है। किशोर, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलकर वापस चले जाना चाहिए। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। पीछे से आती हुई कदमों की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज और साफ होती गई वैसे वैसे वेदिका समझ गई कि वो जो भी है वो उसकी तरफ ही आ रहा है। अब वहाँ जो भी था वो वेदिका से बस कुछ कदम दूरी पर ही था। पीछे मुड़कर देखने की उसकी इच्छा तो थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। वो भले ही किसी इंसान का कदमों की आवाज लग रही थी, लेकिन क्या पता पीछे आने वाला कोई इंसान ही है या कुछ और, क्योंकि अब वेदिका को अमर की उन कहानियों की बातें याद आ रही थीं कि उस रास्ते के आसपास निशी डाकनी है। वेदिका को इस सब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, पर उसने शहर में अमर से इस बारे में कई कहानियां सुनी जरूर थी कि निशी का मतलब होता है रात और डाक का मतलब होता है बुलाना, यानी अंधेरी रात में मौत का बुलावा। उसी समय उसे पीछे से किशोर की आवाज आती है। वेदिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। पीछे मुड़ो और जल्दी से चलो यहाँ से बाहर मेरे साथ। किशोर की आवाज सुनकर वेदिका की जान में जान आती है, पर वो बहुत डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो किशोर उसके सामने खड़ा होता है। वो दोनों बाहर की ओर निकल ही रहे होते हैं कि तभी चलते चलते उसे जमीन पर किशोर का मृत शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने साथ चल रहे शख्स की ओर देखती है तो वो भी किशोर ही होता है, क्योंकि अब रूप बदलकर निशी डाकनी बन जाती है। निशी डाकनी वेदिका पर हमला करके उसे मार डालती है। कहते हैं निशी उस इंसान को मार देती है जो आपके किसी नजदीकी इंसान के रूप में या उसकी आवाज देकर आपको बुलाती है, और अगर आपने उसकी बात का जवाब दे दिया या फिर पीछे मुड़कर देख लिया तो वो आपकी जान ले लेगी। मगर अमर उस वक्त भी उसी रास्ते पर आगे की ओर चल रहा होता है। तभी अमर को पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है। अमर बेटा, देख, मैं तेरी माँ। अरे माँ, पर तू तो घर में थी। अमर इतना कहने के बाद फिर पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है। अमर फिर पीछे देखता है तो उसे निशी डाकनी दिखाई देती है। अमर उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? निशी डाकनी अमर को मार कर लटका देती है और गांव में उस निशी डाकनी का आतंक फैल जाता है। वो लोगों को आवाजें देकर बुलाती और मार डालती। निशी डाकनी एक पेड़ पर खड़ी होती है और जोर से कहती है, इस रास्ते से गुजरने वाले किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। एक शाम विमल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़पेपर पर एक खबर पढ़ते हैं। गांव के रास्ते से जा रहे 3 दोस्त मृत पाए गए। आजकल की खबर में सिर्फ हमारे गांव के भूतिया रास्ते और निशी डाकनी के ही चर्चे रहते हैं। तभी विमल जी की पत्नी राधा वहां आती है और कहती है, हाजी, सुनते हो? कहीं भूल तो नहीं गए हो?
कि हमारा बेटा तरुण शहर से कई साल बाद आ रहा है। नहीं नहीं, ये बात कैसे मैं भूल सकता हूँ। चलो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। अगर रात हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। विमल जी अपने बेटे तरुण को कॉल करते हैं। तरुण फोन उठाता है और कहता है, पापा मैं पहुंच गया हूँ और गांव के पास वाली रोड पर हूँ। कोई ऑटो वाला मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और रात भी बहुत हो रही है। अरे तरुण बेटा, तुम्हें पता नहीं है, जिस रास्ते से तुम आ रहे हो वहाँ एक औरत तुम्हें तुम्हारे अपनों के नाम से पुकारती है। अगर तुमने उसको जवाब दे दिया या पीछे पलट के देख लिया तो वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पापा जी चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने आधा रास्ता पार भी कर लिया है। और क्या आप भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हो? चलो फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। बेटा सुनो, उस रास्ते के पास एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। खतरा महसूस होने पर वहाँ चले जाना। तरुण अपने पिताजी का फोन काट देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से तरुण की माँ की आवाज आई, अरे तरुण बेटा आ गया, चल गांव चल, मैं तेरा बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। तरुण थोड़ी अचंभे में पड़ जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसे उसके पिता की बात याद आने लगती है। अगर कोई पीछे से अपनों की आवाज में बोले तो उसका जवाब मत देना और आगे बढ़ते रहना, और पीछे तो बिल्कुल मत देखना। फिर तरुण उस आवाज पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगता है और अब इस बार एक लड़की की आवाज आती है, तरुण चलो ना साथ चलते हैं, न जाने कितने दिनों से तुम मुझसे मिले ही नहीं। पूजा तुम हो क्या? नहीं, ये आवाज पूजा की नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैं गांव वापस आ रहा हूँ। लेकिन मैं पीछे नहीं देखूंगा और इसे जवाब भी नहीं दूंगा। चुड़ैल कई बार तरुण को अलग अलग आवाज से उसे पीछे बुलाती गई, मगर तरुण पीछे मुड़कर नहीं देखता। और इस बार उस डायन ने बहुत खतरनाक आवाज में बोला, सुन, इस बार पीछे नहीं देखा तो मैं जाकर तेरी माँ और बाप को मार डालूंगी। पीछे देख या फिर अपने माँ बाप को अलविदा कह दे। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, मैं पीछे देखता हूँ। और वैसे भी अब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। तरुण पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो सब भूलकर उस लड़की के रूप से मोहित हो जाता है। उसके पास जाने लगता है। तभी अचानक से वो लड़की कहीं गायब हो जाती है और एक डायन उसके पीछे खड़ी होती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिर तूने पीछे मुड़कर देख लिया, अब तेरा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ था। तरुण को फिर अपने पिताजी की बात याद आती है कि उस रास्ते पर एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। तरुण डायन को चकमा देकर उस मंदिर की ओर बढ़ने लगता है और डायन दुगनी रफ्तार से तरुण का पीछा करती है और कहती है, तूने मुझे देख लिया है, अब भागने की कोशिश मत कर, आज नहीं तो कल मैं तुझे मार ही डालूंगी। तरुण भागते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, मगर मेरी जान मुझे ज्यादा प्यारी है। तरुण को अब मंदिर नजदीक दिखाई देने लगा था। तभी पीछे से निशी डाकनी का हाथ आकर तरुण को पकड़ लेता है, लेकिन तभी तरुण अपना एक पैर मंदिर की रेखा के अंदर रख देता है, जिससे वो चुड़ैल उड़ती हुई जाकर पीछे गिर जाती है। तरुण दौड़ते हुए उस मंदिर में पहुंचता है और देखता है कि पुजारी जी वहीं पास है। तरुण घबराते हुए पुजारी जी के पास जाता है और कहता है, पुजारी जी, वो डायन मेरे पीछे पड़ी है, बचा लीजिए मुझे। तुम इस मंदिर में पूरे तरीके से सुरक्षित हो, मैं सब जानता हूँ, तो आप उस डायन को खत्म क्यों नहीं कर देते फिर? एक और बात, वो डायन है कौन? पुजारी जी गंभीरता से तरुण को जवाब देते हैं, देख बेटा, उस डायन को आज तक जिसने देखा है वो बच नहीं पाया, और जिसने देखा और अगर वो लौट पाया तो वही उसे मार सकता है। यही कारण है कि मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन तुमने उसे देखा है तो तुम मार सकते हो। पर अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो ये निश्चित है कि वो तुम्हें मार डालेगी। लगभग 1.5 साल पहले तुम्हारे गांव की इसी रोड पर वो महिला जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उसके सामान को लूटा। वो पीछे से सबको बुलाती रही, लेकिन तुम्हारे गांव से कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। वो लोग उस औरत को मारकर उसका सामान चुराकर भाग गए। तब से वो चुड़ैल बन चुकी है और इसी रास्ते पर उसकी आत्मा भटकती रहती है।
मरने से पहले उसने इस गांव वालों को नष्ट करने की सौगंध ली थी, इसलिए वो निशी डाकनी बन गई। पुजारी जी की बात सुनकर तरुण और डर जाता है और कहता है, तो पुजारी जी मैं क्या करूं? आप ही मदद कीजिए। ये लो एक भाला है जो कि श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से इस मंदिर में स्वयं प्रकट हुआ था। ये तुम्हारे बहुत काम में आएगा और तुम जरूर उस डायन से गांव वालों को मुक्ति दिलाओगे। असल में मैंने अपने दिव्य शक्तियों से इतना ही निशी डाकनी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। तुम बीच में आ गए इसलिए मैं पूरा नहीं जान पाया। मैं बहुत समय से उस डायन के बारे में अपनी दिव्य शक्तियों से देख रहा हूँ, पर मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। लेकिन अगर मैंने उसके बारे में पूरे तरीके से जानना चाहा तो वो डायन तब तक वो तुम्हें मार डालेगी। इसलिए कह रहा हूँ, समय मत बर्बाद करो और उसके पास जाओ। तरुण उस मंदिर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत डरा हुआ होता है। वो अपने आप से कहता है, अरे यार, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तभी निशी डाकनी जोर जोर से हंसते हुए और हवा में उड़ते हुए तरुण के पास आती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला होता है और उसकी लाल आंखें बहुत डरावनी होती हैं और वो डायन डरावनी अंदाज में कहती है, आखिरकार तू आ ही गया ना, मंदिर से बाहर निकलकर मेरे पास। तुम बहुत होशियारी दिखा रहे थे ना। मुझसे आज तक कोई नहीं बच सका, पर तुम पहले हो जो मुझसे बचकर मंदिर तक जिंदा पहुंच सके। पर अब मैं तुम्हें और जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम्हें भी बाकी सब इंसानों की तरह मार दूंगी मैं। अब क्या हुआ? अब क्यों चुप खड़े हो? मुझे पता है ये मौत से पहले की शांति है। इससे पहले कि वो निशी डाकनी कुछ कर पाती, तरुण उस भाले से उस डायन के ऊपर हमला कर देता है और वो चूक जाता है और वो भाला एक पेड़ पर जाकर गड़ जाता है। निशी डाकनी तरुण को हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। वो कुछ नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर बेजान सा पड़ा रहता है। मैंने कहा था ना कि कोई इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हूं निशी डाकिनी, मौत का बुलावा। निशी डाकनी खुशी से यहाँ वहाँ उड़ रही होती है। तभी अचानक से तरुण को होश आ जाता है और जमीन पर पड़े हुए ही तरुण कहता है, तूने सही कहा था चुड़ैल, कोई इंसान तुझे नहीं मार सकता, पर ये भगवान का भेजा हुआ भाला तुझे जरूर खत्म कर सकता है। बस इतना कहते ही तरुण उस भाले को पेड़ से निकालने के लिए उठता है और वहीं निशी डाकनी तरुण की ओर तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ती है कि तभी तरुण पेड़ से उस भाले को निकालकर अपनी ओर बहुत तेजी से आ रही निशी डाकनी के सीने में खोप देता है, जिससे उस डायन की बहुत भयानक चीख निकलती है और निशी डाकनी वहीं राख बनकर गायब हो जाती है। उस तूफानी रात के एक फोन कॉल के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। कई जिंदगियां बदल गई थी, लेकिन आज तक सच्चाई का किसी को भी पता नहीं लगा है। घर में थोड़ा अंधेरा भी था और बिल्कुल सन्नाटा। तो समायरा को ये चीज थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि रोजाना ऐसा नहीं होता था। फिर उसने सोचा कि शायद बच्चे सो रहे हैं, इसलिए पूरे घर में अंधेरा कर रखा है। इसके बाद समायरा टीवी देखने लग गई। 1 घंटे तक टीवी देखने के बाद समायरा ने मिठाई खाने का सोचा। वह जैसे ही उठी तो उसे सीढ़ियों पर जहरी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी। वह पलके तक नहीं झपका रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हेलो जेरी, तुम कैसे हो? नींद पूरी हो गई? आओ तुम्हें मिठाई दूं। जेरी कुछ नहीं बोला और एकटक समायरा की तरफ देखता रहा। क्या हुआ जेरी बेटा, नीचे आ जाओ। और जेरी यूं ही सीधा खड़ा रहा। उसने तेज चीख मारी और सीधा खड़ा अचानक नीचे की तरफ गिर गया। ऐसा लगा मानो उसने ऐसा जानबूझकर कर दिया था। समायरा जोर से चिल्लाई। वो भागकर उसके पास गई, तभी अचानक जेरी वहां से गायब हो गया। समायरा के पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। वह खुद के चेहरे पर थप्पड़े लगाने लगी। हे भगवान, मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है।
चलिए इस कहानी को ठीक से समझने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। सिद्धार्थ और मीनाक्षी को पूरा शहर जानता था, क्योंकि वे अपने बिजनेस में काफी सफल हो चुके थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ अपने बिजनेस में काफी सफल हो गया था। मीनाक्षी घर पर ही रहती थी और सिद्धार्थ बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए वक्त निकाल पाता था। परिवार की बात करें तो उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, लिली और जेरी। मीनाक्षी, मुझे अब बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में मेरे साथ आओ। वो तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन बच्चों को कौन संभालेगा? अरे हम इतना पैसा कमा रहे हैं, बच्चों के लिए हम बेबी सिटर रख लेंगे, बाकी सब नौकर तो है ही। ठीक है, पर इस छोटे से शहर में बेबी सीटर मिलना भी तो मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। उन्होंने हर अखबार में बेबी सिटर की वैकेंसी की ऐड छपवा दी थी। तो एक दिन समायरा नाम की 21 साल की एक लड़की उनके दरवाजे पर पहुंची, जो दिखने में ही काफी गरीब लग रही थी। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, वह काफी दुखी लग रही थी। गार्ड ने उसे अंदर भी नहीं जाने दिया। वह हाथ जोड़कर गार्ड से विनती करने लगी, साहब जाने दो ना, मैं काम के लिए आई हूँ। नहीं है जरूरत, चल निकल। तभी अंदर गार्डन में खड़ी मीनाक्षी उसे देख लेती है। उसकी परमिशन से समायरा घर के अंदर आती है। वो काफी डरी और सहमी हुई थी। तो क्या करती हो तुम, और पापा क्या करते हैं? मैं नौकरी की तलाश में हूँ मेम साहब, और पापा। समायरा बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्या हुआ, बोलो। पापा जेल में है। क्यों, क्या क्राइम किया था? चोरी के आरोप में मैडम। देखो, मैं एक चोर की बेटी को नौकरी पर नहीं रख सकता। समायरा हाथ जोड़कर रोने लगती है और उनसे विनती करती है, ऐसे मत करो साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे रख लीजिए। मेरा बाप चोर है, मैं नहीं। हाथ जोड़कर विनती है साहब। उसकी हालत देखकर उन दोनों को दया आ जाती है और आखिरकार उसे इस बेबी सिटर की नौकरी पर रख लिया गया। समायरा ने सोमवार से शनिवार सुबह 8 से रात 8 बजे तक बेबी सिटर की नौकरी शुरू कर दी थी। उसे वहां अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छा खाना पीना भी मिलता था। समायरा इस नौकरी से काफी खुश थी और वो पूरी लगन के साथ नौकरी कर रही थी। वो दोनों अपने काम में बेहद बिजी थे। उन दोनों के पास संडे के अलावा बच्चों को संभालने का वक्त नहीं मिलने वाला था। अब सिद्धार्थ और मीनाक्षी मिलकर बिजनेस संभालने लगे। एक दिन सिद्धार्थ के घर उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोमिल अपनी शादी का कार्ड देने आता है। वह समायरा की पूछताछ करने लगता है। यार ध्यान रखना, आजकल ये घर के नौकर ही घर वालों को लूट लेते हैं। अरे इसका बाप तो चोर है, मैंने तो मीनाक्षी से पहले ही कहा था, पर वो माने तब ना। कमाल है, तुम तो बड़े रिस्क टेकर हो। अपने गले में पहले ही मुसीबत डाल के बैठे हो, संभल कर रहना इससे। खैर अब तक सब ठीक चल रहा था। तो संडे का दिन था। आसमान में बादल छाए हुए थे। अभी दोपहर होने को ही थी कि अचानक बरसात शुरू हो गई। समायरा अपने घर पर ही थी। तभी समायरा का फोन बजा। अरे मीनाक्षी मैडम का कॉल। आज तो वो रोमिल साहब की शादी से वापस आए होंगे। उसने फोन उठाया और बात की। समायरा, आज हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो आज तुम बच्चों की देखभाल के लिए आ जाओ। लेकिन मैडम आप आज ही तो शादी से वापस आए हैं और आज संडे भी है। हाँ, काम भी अचानक से आ पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पे कर दूंगी। वो बात नहीं है मैडम, पर मैं कैसे आऊँ? बाहर तो इतना तूफान आ रहा है और आपका घर भी इतनी दूर है। तुम बस तैयार रहो, तुम्हारे साहब तुम्हें घर से ले जाएंगे और तुम्हें यहाँ छोड़कर हम काम पर निकल पड़ेंगे। तो समायरा जल्दी से घर के काम निपटा कर तैयार हो गई और आधे घंटे में सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गया। वो समायरा को अपने घर ले आया। समायरा, दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। खाने का सभी सामान किचन में रखा है और रोमिल की शादी की मिठाई भी रखी है, खा लेना। ठीक है मैडम। मैं और सिद्धार्थ 3 या 4 घंटे में घर आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे साहब तुम्हें घर पर छोड़ आएंगे। मैडम आज ड्राइवर क्यों नहीं आया? ड्राइवर आज छुट्टी पर है, इसलिए सिद्धार्थ ही तुम्हें लेने आए थे। तो इसके बाद मीनाक्षी और सिद्धार्थ वहां से निकल जाते हैं। वापस से आज का दिन। अब तक समायरा बहुत डर चुकी थी। तभी उसे किचन में बर्तन और पानी की आवाज आने लगी। अब ये किचन में बर्तन की आवाज क्यों आ रही है? लगता है कोई बिल्ली आ गई है। वह किचन की तरफ जाने लगी तो समायरा ने देखा कि किचन में शेल्फ के ऊपर चढ़कर लिली सिंक के पास बैठी थी और बर्तन धो रही थी। समायरा को लिली की पीठ दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। सिर्फ पानी और बर्तन की आवाज आ रही थी। अरे लिली, ये काम तुम क्यों कर रही हो बच्चे? तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम यहाँ ऊपर कैसे चढ़ गई? लेकिन लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा और नजदीक गई तो देखा कि नल में से पानी की जगह खून बह रहा था
और जैसे ही लिली ने उसकी तरफ देखा, लिली का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे जेरी का था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखें एकदम फटी हुई थी। चेहरे पर पूरा गुस्सा था। समायरा का दिल मानो गले में आ गया। अचानक से पीछे हट गई और दीवार से टकराई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी लिली ने खून से भरा एक गिलास समायरा के चेहरे पर फेंक दिया और समायरा पूरी खून से लथपथ हो गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से हिल सके। वो आंखें बंद करके सिर्फ चिल्लाती रही कि तभी एकदम शांति छा गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ना तो वहां पर लिली थी, ना ही कोई बर्तन और ना ही उस पर कोई खून। समायरा के साथ यह सब क्या हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। समायरा उस घर से जाने का सोच ही रही थी, लेकिन वो चाहकर भी वहां से जा नहीं सकती क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर थी। फिर उसने खुद को शांत किया और वापस जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसे ऊपर से किसी के भागने की आवाज आने लगी। मुझे लगता है इस घर में कोई चोर घुस गया है। जेरी और लिली के कमरे ऊपर थे और सिद्धार्थ और मीनाक्षी का एक कमरा ऊपर भी था और नीचे भी। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गई। तभी उसे जेरी भागते हुए दिखाई दिया। वह भागते हुए अपने कमरे में चला गया। जेरी, कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ बच्चे। लेकिन जेरी ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और समायरा लिली के कमरे में चेक करने के लिए गई। उसने देखा कि वो कमरा बिल्कुल खाली था। तो वो हैरान हो गई क्योंकि मीनाक्षी मैडम कहकर गई थी कि लिली सो रही है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर उसने सोचा कि शायद वो अपने भाई जेरी के कमरे में सो रही होगी। वो दोबारा से जेरी के कमरे की तरफ गई और इस बार वो कमरा खुल भी गया, पर वहां पर कोई नहीं था। फिर वो बाथरूम में चेक करने के लिए गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का भयानक नजारा देखकर वो हिल गई। वो जोर से चिल्लाई। बाथरूम में लिली और जेरी पानी वाले टब में डूबे हुए थे। वह बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर वही भाव थे जो थोड़ी देर पहले समायरा ने देखे थे। इसका मतलब जो उसने देखा वह सच्चाई भी थी। वो लिली और जेरी के भूत ही थे। तभी उसने कांपते हुए हाथों से मीनाक्षी को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसने सिद्धार्थ को फोन किया और उसका भी फोन बंद था। वह बहुत डर गई। अगर बच्चे जिंदा नहीं है तो वो भागने की आवाज किसकी आ रही थी? कहीं उनका कातिल यही तो नहीं छुपा हुआ? हे भगवान। समायरा ने जल्दी से पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस के आने से पहले वो सिद्धार्थ और मीनाक्षी के कमरे में चेक करने गई और उसने हाथ में एक डंडा और टॉर्च लिया हुआ था क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। उसे लगा कि कातिल को देखते ही वो उस पर डंडे से वार करेगी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और मीनाक्षी का कमरा खोला, उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाई। सिद्धार्थ और मीनाक्षी वहां बेड पर पड़े थे। उन दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। उनकी भी आंखें बिल्कुल वैसे ही खुली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो डर से कांप रही थी। ये दोनों भी मर चुके हैं, तो अभी दोपहर के वक्त सिद्धार्थ साहब मुझे कैसे लेने आए? वो पूरी तरह से उलझ गई थी। अचानक से उस कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। समायरा एकदम चौकन्नी हो गई। समायरा ने एक हाथ में अपना टॉर्च दरवाजे की तरफ कर दिया और दूसरे हाथ में डंडा जोर से पकड़ लिया। तभी वो दरवाजा एकदम से पूरा खुल गया और वहां सामने पुलिस खड़ी थी। समायरा ने सारी बात पुलिस को बताई कि वो उस घर में एक बेबी सीटर का काम करती है और आज संडे के दिन मीनाक्षी ने उसे फोन किया था क्योंकि उन्हें बाहर जाना था और आज वो बच्चों को देखने आई थी। पुलिस ने उसकी बात सुनी और फिर उसका फोन चेक किया। उसके फोन में मीनाक्षी के फोन से बात हुई थी, ये तो सच था, लेकिन पुलिस को उस पर शक होने लगा कि उसी ने इन सब का कत्ल किया है क्योंकि समायरा के पापा चोर थे। परिवार की हिस्ट्री भी ऐसी थी जिसकी वजह से समायरा की बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर मैंने ऐसा किया होता मैं आपको फोन क्यों करती? आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन दुर्भाग्य से सीसीटीवी बंद थे। वो पहले से ही बंद कर दिए थे। पुलिस को विश्वास हो गया कि समायरा ने ही कैमरे बंद किए होंगे। कुछ दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया मोड़ आया जिससे पता लगा कि उन सब की मौत जहर से हुई है और ये जहर एक मिठाई में था। समायरा ने उनको बताया कि इस हादसे के एक दिन पहले वो अपने दोस्त रोमिल की शादी में गए थे और वहीं से मिठाई लाए थे। छानबीन में पता लगा कि रोमिल ने उन्हें जहर वाली मिठाई दी थी क्योंकि वो सिद्धार्थ और उसके परिवार को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ और मीनाक्षी की मौत के बाद वो पूरे का पूरा बिजनेस हड़प सके।
वह उनकी तरक्की से काफी जलता था। पुलिस ने समारोह को छोड़ दिया था। अब वो सुरक्षित थी और इस केस का मुजरिम रोमिल जेल में था। कभी कभी इंसान अपने अहंकार में कुछ ऐसी बात बोल देता है जो सामने वाले को काफी चोट पहुंचा देती है। ऐसे में अगर सामने वाले के मन में बदला लेने की भावना आ जाए तो वो किसी भी रास्ते को अपना सकता है। ये कहानी यश नाम के एक लड़के की है। उसके पिताजी रेलवे के कर्मचारी थे। अपने बेटे के भविष्य का ध्यान रखते हुए उन्होंने खुद को मेडिकली अनफिट दिखाकर अपनी नौकरी अपने बेटे को दिलवा दी। अपने पिता की नौकरी पाते ही यश की तो मानो जैसे चाल ढाल ही बदल गई। बात तब की है जब यश की बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसके कई नए पुराने दोस्त वहां आए हुए थे। उसने पार्टी में डियोंश नाम के एक लड़के को भी बुलाया हुआ था जो कि बहुत ही गरीब परिवार से था। सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी यश ने डियोंश से पूछा, तेरा काम कैसा चल रहा है? बस जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता है। और तेरी गर्लफ्रेंड दिव्या कैसी है? अब दिव्या मुझसे नहीं मिलती है क्योंकि उसके पिताजी ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया है। अरे ये तो होना ही था। अगर तू मेरी तरह रेलवे की नौकरी में होते तो दिव्या के पिताजी खुद उसका रिश्ता लेकर तेरे पास आते। ये सुनते ही डियोंश बहुत दुखी हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी यश के दोस्त व्योम ने उससे कहा, यश, तुम्हें डियोंश को ये नहीं बोलना चाहिए था। पूरी पार्टी के सामने तुमने उसकी गरीबी का मजाक बना दिया। अरे सच ही तो कहा है मैंने। आज के समय में मेरे जैसा कामयाब इंसान होना बहुत जरूरी है। भाई, तुम्हें भी तो ये नौकरी तुम्हारे पिताजी की वजह से ही मिली है। तुमने कौन सा कोई एग्जाम क्लियर करके इसे हासिल किया है जो तुम खुद को कामयाब इंसान कहते फिरते हो? सीधे सीधे बोलते क्यों नहीं? तुम मुझसे जलते हो और मेरी नौकरी से भी जलते हो। भला मैं तुमसे क्यों जलने लगा? मत भूलो, पढ़ाई लिखाई कोर्स हर जगह मैं तुमसे बेहतर था। मैं जो भी हूँ आज अपने दम पर हूँ। जो कमाता हूँ खुद की मेहनत से ही कमाता हूँ। चल अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। हाँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। खुद तो चपड़ासी का एग्जाम तक क्लियर करने की औकात नहीं है और हमें कामयाबी पर लेक्चर दे रहा है। बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। पार्टी का माहौल बिगड़ जाता है। यश के मामा वहां आकर दोनों को समझाते हैं कि झगड़ा ना करें। सारे मेहमान पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद यश ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। वो अपने कमरे में अकेले बंद रहने लगा। उसके घर वालों को ऐसा लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन यश ने पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दी। वो कभी बिना बात ही अचानक से डर कर चिल्लाने लग जाता, तो कभी कमरे में किसी के ना होने पर भी सामने देखकर ना जाने किससे हवा में ही बातें करता और खुद को छोड़ने की भीख मांगता। यश बिना किसी बात के घर की चीजों को इधर उधर फेंकने लगता। वो अपने माता पिता से कहता, वो देखो सामने भूत खड़ा है, मुझे बचाओ इससे, मुझे बचाओ इससे। वो पूरे दिन रात जागता रहता था। घर वालों ने जब यश के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया तो यश ने डॉक्टर पर ही हमला बोल दिया, जिससे डर कर डॉक्टर उनके घर से चला गया। एक दिन जब घर में यश के पिताजी नहीं थे, तब यश ने अपनी मां पर भी डंडे से हमला करके उनको चोटिल कर दिया। अब उसके घर वालों को लगने लगा था कि उनका बेटा पागल हो चुका है, इसलिए उन्होंने उससे पागल खाने भेज दिया। एक दिन यश के मामा उससे मिलने के लिए पागल खाने गए। यश के मामा को पारलौकिक शक्तियों के बारे में काफी जानकारी थी और वो यश को देखते ही समझ गए थे कि उस पर किसी बुरी शक्ति का साया आ चुका है। वहां से निकलकर श्याम जी एक सिद्ध गुरु जी के पास जाते हैं। और यश की समस्या के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं। यश पर काले जादू का प्रयोग किया गया है और उस पर एक प्रेत का साया है, जिसकी वजह से यश को हर जगह बस वही प्रेत दिखाई देता है। लोग अक्सर आपसी दुश्मनी में ऐसे काले जादू का प्रयोग करते हैं।
श्याम जी सोच में पड़ जाते हैं कि उनके यश के साथ ऐसा कौन कर सकता है। यश के मामा को यश के माता पिता से बातचीत के दौरान पता चला कि ये सब यश के बर्थडे पार्टी के बाद से शुरू हुआ है। उसी के कुछ दिन बाद ये यश की ये हालत होनी शुरू हुई थी। श्याम जी को याद आया कि उस दिन यश की व्योम से हाथापाई हुई थी। इसके बाद श्याम जी व्योम के घर जाते हैं, उससे बात करते हैं। काला जादू, टोना टोटका, ये सब क्या बकवास है? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, चलकर खुद देख लो। यश पागल खाने में है, उसकी हालत बहुत खराब है। बर्थडे वाले झगड़े के बाद से डियोंश भी कहीं नजर नहीं आ रहा और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये डियोंश कौन है? फिर व्योम ने श्याम जी को उस दिन यश और डियोंश के बीच हुई सारी बातें बताई। मुझे इस लड़के से मिलना ही होगा, तुम अभी चलो मेरे साथ। श्याम जी और व्योम डियांश के किराए वाले घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसके घर पर तो ताला लगा हुआ होता है। श्याम जी मकान मालिक को मना लेते हैं और उन्हें घर की चाबी मिल जाती है। घर के अंदर जाते ही उन्हें कुछ नकारात्मक शक्तियों के वहां होने की ऊर्जाएं महसूस होने लगती हैं। दोनों घर के जब एक कमरे में घुसते हैं तो वहां उनके काले जादू के अनुष्ठान की चीजें जैसे खोपड़ी, कुछ जली हुई लकड़ियां, सिंदूर और यश की एक फोटो मिली। दोनों समझ जाते हैं कि डियोंश ने ही यश पर काले जादू का प्रयोग किया है। दरअसल यश की बर्थडे पार्टी वाले दिन यश ने डियांश के साथ बुरा बर्ताव किया था, उसके गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसी दिन डियांश ने यश से उसकी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। श्याम जी को डियांश के कमरे में डायरी भी मिलती है, जिसमें कई सारे मंत्र लिखे हुए होते हैं, जिसे वो अपने साथ ही ले जाते हैं। वहां से निकलकर श्याम जी सीधे अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें वो डायरी दिखाते हैं। गुरुजी उस डायरी को तुरंत जला देते हैं और श्याम जी से कहते हैं, यश को मेरे पास लेकर आओ, अब उस पर किए गए काले जादू का तोड़ मिल गया है। यश के माता पिता उसे पागल खाने से छुड़वा कर गुरुजी के पास ले जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने एक अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने उस डायरी में लिखे हुए उन्हीं मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जिससे कि उस प्रेत से यश को रिहा करवाया जा सकता था। वो प्रेत यश को सामने दिखने लग गया, जिससे डरकर यश बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, पर यश के अलावा वो प्रेत वहां और किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। गुरुजी के उस डायरी द्वारा पढ़े जा रहे मंत्रों से वो प्रेत अपने लोक में खींचने लगता है। तभी वो प्रेत यश का हाथ थाम लेता है, जिससे यश भी हवा में उड़ता हुआ और खिंचता हुआ उस प्रेत के साथ उसके लोक में जाने लगता है। यश के माता पिता यश को यूं हवा में उड़ता देख बहुत डर जाते हैं और उससे बचने के लिए जैसे ही यश को छूते हैं तो प्रेत की शक्ति से दोनों ही उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। अब गुरुजी ये सब देखकर एक आखिरी बार उस डायरी में लिखे उस आखिरी मंत्र का जाप जोरों से करने लगते हैं, जिससे यश को बचाया जा सकता है। गुरुजी के उन मंत्रों के जाप से प्रेत चिल्लाता हुआ तेजी से अपने लोक की तरफ खींचने लगता है और गुरुजी के उसी मंत्र जाप से एक सूत्र प्रकट हुआ और उसी सूत्र को गुरुजी ने यश के पैरों पर फेंककर उसे पकड़ लेते हैं और वो प्रेत खिंचता हुआ चिल्लाता हुआ अपने लोक में घुसकर वहां से गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद यश ठीक तो हो चुका था, पर वो अब बहुत कुछ खो भी चुका था। उसके अहंकारी बर्ताव की वजह से लोगों ने उससे दूरी भी बना ली थी। उसके अहंकार में जो शब्द उसके मुंह से निकले थे, उसने उसे बर्बाद कर दिया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।